साथियों नमस्कार। इस समय हम हैं भरतपुर ज़िले के जैचौली गांव में। छोटा सा गांव है, बहुत ज़्यादा कोई पहचान नहीं है। पहचान मिली है फ़िलहाल तो एक बेटी की बदौलत। बेटी है मनु चौधरी। मनु चौधरी ने 12वीं कला वर्ग के परीक्षा परिणाम में 97% से अधिक अंक प्राप्त किए। क्या है मनु के इरादे, क्या है उसकी सफलता के राज, उनके पीछे की कहानी, सब कुछ जानेंगे मनु से। लेकिन मनु के साथ ही बैठी है उनकी बड़ी बहन राखी चौधरी। राखी का मनु की इस सफलता में क्या योगदान है, क्योंकि कहते हैं कि हर किसी को एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और बड़ी बात ये रही कि मनु को मोटिवेशन मिला उसके अपने घर से, बड़ी बहन से। दोनों से बात करेंगे। आपको इनकी बात अगर अच्छी लगती है, बेटियों का हौसला बढ़ाइए। मनु, क्या है आगे का इरादा? नमस्कार, मेरा नाम मनु चौधरी है। मैं जैचौली गांव की निवासी हूं। मैंने 12वीं कला वर्ग में उच्च माध्यमिक विद्यालय शिशु आदर्श विद्या मंदिर जैचौली से 97.20% अंक प्राप्त किए हैं। आगे का इरादा क्या है? मैं आगे IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि जो प्रशासनिक सेवा में जो अध्यक्ष होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं, वो ज़्यादातर भ्रष्टता करते हैं। लोगों की जो उम्मीद होती है उनके साथ खेल खेलते हैं। तो मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि एक IAS ऑफिसर वो कर सकता है जो उनकी इच्छा होती है। उनके साथ, निर्धनों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकता है, देश को आगे बढ़ा सकता है। ये सपना तुम्हारी आंखों में कब आया कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है? जी, एक IAS टॉपर सृष्टि देशमुख नाम की एक लड़की है। सृष्टि देशमुख जी, उसकी IAS में 9वीं रैंक आई थी। तो मैंने उसका एक भाषण पढ़ा था, तो सुना था कहीं। हाँ, तो मुझे उससे इतनी प्रेरणा मिली कि मुझे भी एक दिन IAS ऑफिसर बनना है और इसकी तरह ही लोगों के सामने अपनी प्रेरणा देनी है, अपना संकल्प दिखाना है कि मैं भी IAS ऑफिसर बन सकती हूँ। ये बात कब की रही होगी, कितनी पुरानी बात है ये, जब सृष्टि देशमुख के बारे में आपको पता चला या उनकी बात आपने सुनी? जी, 2 साल हो गए। इसका मतलब है जब आप कक्षा 10वीं की विद्यार्थी रही होंगी, उसके बाद से ही तुमने ये ठाना कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है। 10वीं के बाद जब सब्जेक्ट चयन की बारी आई थी, तुमने कला वर्ग को प्राथमिकता क्यों दी? क्योंकि मेरी चित्रकला में बहुत ही रुचि है। मेरी बहन राखी चौधरी हैं, इनकी भी चित्रकला में 99% आए थे। इनकी तरह ही मुझे भी चित्रकला में बहुत रुचि है, इसलिए मैं चित्रकला, भूगोल और संस्कृत साहित्य सब्जेक्ट ली। चित्रकला, भूगोल और संस्कृत साहित्य, और इसमें सबसे अधिक रुचि तुम्हारी है चित्रकला में। ये जो सफलता तुमने प्राप्त की है 97%, इसे भरतपुर जिले के नज़रिए से देखा जाए तो तुम्हारा दूसरा स्थान है। इस सफलता के लिए कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी? जी, जब मैं 12वीं क्लास में आई थी तो मेरे एक जूनियर छात्र था जिसकी 95% बनी थी। तो मुझे प्रेरणा मिली थी कि मुझे इतनी ही परसेंट बनानी है। और मेरी बहन की भी, इन्होंने तो अपना क्लास टॉप किया था अपना स्कूल, तो इन्होंने मुझे चैलेंज दिया था कि मुझसे अधिक परसेंट बना के दिखा। तो मैंने सबसे पहले रणनीति बनाई कि स्कूल में 6 घंटा पढ़ने के बाद जो गुरुजी बताते हैं उसे आके रिवीजन करना, उसके नोट्स बनाना। मैंने कहीं बाहर ट्यूशन कोचिंग नहीं की, घर पर ही गुरुजी ने जो बताया वो पढ़ाई की और स्वयं अध्ययन किया। और प्रतिदिन 8 घंटे हर विषय को 1.5 घंटा देके मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। हमारी घर में शादी भी हुई थी, उसके बाद शादी के दौरान भी मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। घर में जब शादी का माहौल था तब भी तुमने अपनी पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं आने दिया। 24 में से 8 घंटे, ये 8 घंटे घर पर तैयारी करने के थे। 6 घंटा स्कूल के, 6 घंटे स्कूल में अध्ययन करना और 8 घंटे घर पर अध्ययन करना। इसके अलावा कोई और अतिरिक्त ट्यूशन की या एक्स्ट्रा क्लास की कोई व्यवस्था? हमारे ग्रामीण स्कूल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो तुमने जो कुछ भी प्राप्त किया है अपनी खुद की और मेरे गुरुजनों की सहायता से, जिन्होंने मेरा हमेशा मनोबल बढ़ाया। ये एक बात जो अभी तुमने कही थी कि जूनियर जो स्टूडेंट था उसके कितने अंक आए थे? 95% आए थे उसकी। 10th में या 11th? 10th में आई थी। 10th में। तब तुम्हारे कितने थे? तब मेरी 10th में जब मेरी 92 थी। जब आप कक्षा 10वीं में पढ़ती थी तो तुमको 92% अंक मिले थे और अपनी क्लास के एक विद्यार्थी को अंक मिले थे 95%। तब तुमको लगा कि मुझे कम से कम इसके बराबर अंक प्राप्त करने हैं आगामी परीक्षा में।
तो 11th क्लास से ही फिर तुमने इस तरह की तैयारी की जो है। हाँ जी। हाँ, बहन का क्या योगदान है, जो राखी चौधरी का जो आप बता रही थी अभी? जी, जब मेरी बहन मैं 10th में थी, 12th में थी, तो इनका रिजल्ट आया था, तो इन्होंने अपना स्कूल टॉप किया था। इनके पास ही वही सब्जेक्ट थे जो मेरे पास हैं, तो इन्होंने मुझे चैलेंज दिया था कि मुझसे ज़्यादा परसेंट बना के दिखाना। एक मोटिवेशन चैलेंज था। एक मोटिवेशनल चैलेंज था। आप जब कक्षा 10वीं में थी, ये 12th पास किया जी। था इन्होंने, 2 वर्ष का अंतराल है ये। और उस समय इनके 93% अंक प्राप्त इन्होंने किए थे। जी। तब इन्होंने आपको चैलेंज दिया। एक चैलेंज तो आपने खुद ने लिया, जी। उस बच्चे वाला चैलेंज तो आपने खुद ने लिया है, और एक चैलेंज घर में प्राप्त हुआ। बहन ने दिया। क्या सोच करके राखी, बताइए, आपने इनको चैलेंज दिया? नमस्ते, मेरा नाम राखी है। मैं मनु की बहन हूँ, बड़ी बहन हूँ। इस साल मैं BA B.Ed 3rd ईयर में हूँ। मैंने इसको चैलेंज लिए दिया। मैं चाहती थी मेरी बहन की परसेंटेज मुझसे भी ज़्यादा आए। मेरा इसको मोटिवेशनल करना था, और मैं सोचती थी ये जिला टॉप करे, राज्य टॉप करे, और इसलिए इसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। दिनों रात मेहनत करती, मैं इसको बताती थी कि ऐसे पढ़ा कर। मैंने अपनी सारी जो मैंने पढ़ाई की थी, अपनी बुक्स थी, इसको बताई। जब जिसको हेल्प करने की ज़रूरत पड़ती थी, मैं इसको करती थी। अपनी पढ़ाई छोड़कर भी इसको समय निकालती थी, ये भी पढ़ती रहती थी। हम दोनों बहन पढ़ा करते थे, रात में पढ़ा करते थे, दिन में पढ़ा करते थे। जब भी ओवर टाइम मिलता तब भी पढ़ते थे। और इसने हमेशा इतनी मेहनत की है जितना मैं सोच नहीं सकती थी। मुझसे ज़्यादा इसने मेहनत की थी। आपको लगता है कि जितनी मेहनत आपने की, उससे कहीं ज़्यादा ज़्यादा मेहनत मेहनत की थी इसने। आप फिलहाल क्या कर रहे हैं? मैं BA B.Ed 3rd ईयर में हूँ। हाँ, BA के साथ B.Ed करते हुए आप हाँ, 4 ईयर जो होता है ऑप्शनल, कोर्स है वो जो उसको हाँ, कर रही हूँ मैं। तो आपका लक्ष्य है? मुझे बनना है कॉलेज प्रोफेसर इंग्लिश लिटरेचर से। साथियों, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ये ग्रामीण पृष्ठभूमि है, और ग्रामीण पृष्ठभूमि में अब बच्चे बड़े बड़े शहरों के जैसे सपने देखने लगे हैं। और सपने देखे भी क्यों नहीं, क्योंकि सपने देखने का अधिकार और उन्हें पूरा करने का अधिकार हर किसी को है। लेकिन एक बात को ज़रा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। एक बहन जो छोटी है, मनु चौधरी, प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती है, लेकिन उसकी बड़ी बहन जो है, जिस दिशा में बहुत कम लोग सोचते हैं, शिक्षक बनना चाहती है, और वो भी कॉलेज प्राध्यापक। एक समय था जब कॉलेज प्राध्यापक या शिक्षक का जो व्यवसाय है समाज में बहुत सम्मानीय माना जाता था, लेकिन समय के साथ चीज़ें थोड़ी सी बदली हैं, उतनी भी नहीं बदली हैं। ये तुम्हारी इच्छा कब हुई कि कॉलेज प्रोफेसर बनना चाहिए? मेरा फर्स्ट ईयर का पेपर था, तो मेरा पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया था इंग्लिश का। तो मैंने बोला था सारे पेपर आउट ऑफ सिलेबस है, तो उन्होंने कहा नहीं, तुमको कुछ आता नहीं है, इसलिए तुम ये कह रही हो कि तुम पेपर आउट ऑफ सिलेबस है। ये घटना है परीक्षा कक्ष की थी। मैं रोने लग गई थी। मैंने पूरी तैयारी की थी, रात जगी रहती थी, मैं आंखें सूजी रहती थी, लेकिन सर ने बोला तुमको कुछ याद नहीं है। तभी से मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि जिस पद पर ये सर है, इस पद पर मुझे पहुंचना है। ये घटना कहाँ की है? ये MSJ कॉलेज की है। MSJ सेंट्रल कॉलेज रूम की। भरतपुर के परीक्षा कक्ष में एक घटना घटती है, और एक शिक्षक का उल्हाना। जी। एक प्रकार से उन्होंने आपको ये उल्हाना दिया कि पेपर तो सही आया है, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है, और वो बात तुम्हें चुभ गई क्योंकि तुम अपनी जगह सही थी। कई बार पेपर जो आता है वो आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, और अब विशेष करके जब ब्रज विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हो रही हैं, इनमें तो पेपरों में बहुत सारी विसंगतियाँ। तो सर ऐसा हुआ था, हमारा जो सिलेबस है इसी साल चेंज हुआ था जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, और हमारा जो पेपर बनाया था वो पिछले सिलेबस में बना दिया था, बिल्कुल पुराने सिलेबस से पेपर बना पुराने में से। और हम कह रहे थे सर ये सिलेबस में बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, तो सर पुराना सिलेबस ले आए और वो मैच करके बता रहे थे सबके सामने, और सब बच्चों की सब डांट रहे थे, और जबरदस्ती पेपर करवाया था हमसे। तभी मैंने सोचा कुछ भी हो जाए, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मुझे इस पोस्ट पर पहुँचना है। ये पोस्ट जो सर पेपर बनाए थे वो सर थे जो पेपर बनाया था उन्होंने। हाँ, और उसके बाद मैं अपना टारगेट बना लिया, मुझे प्रोफेसर तैयारी करनी है। पहले मुझे रीट में एग्ज़ाम देना है, उसके बाद 3rd ग्रेड के बाद मुझे लेक्चरर की तैयारी करनी है, लेक्चरर के बाद मुझे MA के साथ MEd करने के बाद मुझे प्रोफेसर की तैयारी करनी है, वो भी इंग्लिश से। इंग्लिश उसी विषय से जिस विषय में चोट खाई, उसका परिणाम कैसा रहा था उस पेपर का? मेरे इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स आए थे। मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग तो मेरे मार्क्स बहुत आने चाहिए थे, लेकिन मेरी परसेंटेज इंग्लिश की वजह से गिर गई थी। इंग्लिश लिटरेचर की वजह से आपका प्रतिशत जो था वो प्रभावित हुआ था, बहुत कम आई थी मेरे नंबर। इंग्लिश वैसे ही अपने आप में थोड़ा सा टिपिकल सब्जेक्ट माना जाता है, और
ग्रामीण पृष्ठभूमि में उतनी संसाधन और सुविधाएं भी अपन को नहीं मिल पाती है। कॉलेजों में भी पढ़ाने वाले लेक्चरर नहीं हैं। दूसरे सब्जेक्टों के तो फिर भी मिल जाते हैं, अंग्रेजी के तो थोड़े कम मिलते हैं। और उसके बाद तुमने ये ठान लिया है और उस रास्ते पर तो आप निकल ही गए हैं। निकलने का मतलब ये बना लिया है मैंने, और तो दिनों रात में वही सोचती रहती हूँ, वही सपने में आता रहता है कि मुझे उसी पोस्ट पर जाना है। हाँ, तो उसमें ज़्यादा दुविधा इसलिए नहीं है क्योंकि ये तुमने 4th ईयर ये डिग्री वाला जो कोर्स चुना है, इसमें ये 4 साल लगेंगे। हालांकि जो कॉलेज लेक्चरर की तैयारी है उसमें बीएड का कोई योगदान नहीं है, वो तो योगदान नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी आपने ये चुना है, उसमें तो केवल एमए और एमए के बाद एमएड करूँगी मैं उसके बाद। हाँ, एमएड की भी उसमें ज़रूरत नहीं है। कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा या कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए एमएड की भी कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें स्टेट और नेशनल लेवल की 2 परीक्षाएं होती हैं, नेट और स्लेट की परीक्षाएं जिन्हें कहते हैं। और उन्हें जो व्यक्ति क्वालिफाई कर लेता है फिर वो उस परीक्षा में बैठ सकता है आसानी से। लेकिन फिर भी तुमने एक वो रास्ता चुना है कि पहले एक नौकरी प्राप्त कर ली जाए, मेरिट के माध्यम से बीएड से एक नौकरी मिल जाए तो व्यक्ति इस्टेब्लिश्ड हो जाता है और फिर आगे का रास्ता थोड़ा सा प्रशासनिक अधिकारी बनना। और प्रशासनिक अधिकारी में सीधे से लक्ष्य जो तुम्हारा अभी आंखों में झलक रहा है उसे अगर देखा जाए तो आईएएस। कितना यकीन है खुद पर? मनुष्य अगर आत्मविश्वास करे तो कुछ भी कर सकता है। मुझे अपने आप पे आत्मविश्वास है कि मैं आईएएस बन सकती हूँ। तैयारी थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ऊंची डिग्री है, लेकिन मैं बन सकती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है अपने ऊपर। असंभव तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, असंभव कुछ भी नहीं है, बशर्ते व्यक्ति का संकल्प और श्रम दोनों ही उसके अंदर करने की क्षमता है। सर, आजकल कहते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। मैं उन आदमियों से कहना चाहती हूँ कि मत कर परवाह जो आज देते हैं ताना, झुक जाएंगे उनके सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाएं तूफान, कश्ती का तो काम है बहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम है कहना। इसलिए मैं कहती हूँ मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता आपकी शोर मचा दे। सफलता शोर मचा दे। इन बेटियों के इरादे साथियों आप समझने की कोशिश कीजिए। एक मोटिवेशनल लाइन है ये जो इन्होंने बोली है अभी कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, उसका कोई ढोल नगाड़ा मत पीटो, ताकि जब सफलता हो तो उसका शोर ऐसा हो कि सारी दुनिया को आपके सफल होने का क्या चल जाए, पता चल जाए। एक बेटी होना तुम्हारी नज़रिए से कैसे देखती है? एक बेटी होना बहुत गर्व की बात है, क्योंकि बेटे जो होते हैं वो तो देखने में आता है कि माता पिता को बड़े हो गए बहुत दुख पहुंचाते हैं, लेकिन बेटी ससुराल में जाकर भी माता पिता का उतना ही ध्यान रखती है जितना बचपन में रखती है। और बेटी अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। आज से जो बन रहे हैं वसुंधरा राजे हैं, इंदिरा गांधी हैं, हमारी अवनी चतुर्वेदी हैं, किरण बेदी हैं, बेटियाँ ही तो हैं जो अपना नाम रोशन कर रही है, अपने साथ परिवार का नाम रोशन कर रही हैं। एक बेटी को आप किन शब्दों में? मेरी नज़र में अगर बेटियों को पढ़ाया जाए, सही राह पर ली जाए तो वो कुछ भी कर सकती हैं। चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे कोई छोटी सी नौकरी हो, चाहे बड़ी नौकरी हो। लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, कभी घर में नहीं बिठाना चाहिए कि उनकी शादी कर दी, 18 साल की होगी शादी कर दी, नाबालिग है शादी कर दी। मेरी नज़र में लड़कियों को जितना वो पढ़ना चाहे उतना पढ़ाना चाहिए और उनको इतना योग्य बना देना चाहिए कि ये समाज उनको धुतकारे नहीं, उनको फटकारे नहीं, उनको नीचा नहीं दिखाए कि तुम लड़कों से कम हो। वो एक कहावत है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर रजा से पहले खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। इंसान जब कठोर मेहनत करता है, उसकी आंखों के सामने लक्ष्य बिल्कुल साफ सुथरा होता है, तो उसके रास्ते की बाधाएं भी, कहते हैं कि कुदरत भी, ये कायनात भी पूरी तरह से आपकी मदद करती है, बशर्ते आपके खुद के इरादे और संकल्प बिल्कुल साफ़ सुथरा है और आप उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। हम ईश्वर से दुआ करेंगे कि इन दोनों बेटियों के लक्ष्य जो हैं वो इन्हें प्राप्त हो। आखिर में और क्या कहना चाहोगे? मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि यदि माता पिता सहयोग दें, घर के जो लोग हैं,
ताऊ जी चाचा जी सहयोग दें और टीचर सहयोग दें। तो जो बच्चे हैं जो अगर 10 में अगर फेल हो गए हैं या 10 में कम परसेंट बने तो निराश नहीं होना चाहिए। 12 में आप चाहें वो कर सकते हैं, निराश मत होइए। सिर्फ अच्छी रणनीति बनाकर अपने लक्ष्य पर ध्यान रखकर और अपने माता पिता गुरुजनों के सहयोग से आप अपनी जो निरंतरता उसे बनाए रखिए, क्योंकि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। 97 क्या 98 99 भी ला सकते हैं आप। मेरा बस जो 12वीं में पढ़ रहे हैं जो आने वाले उनसे यही प्रार्थना है कि अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और सोशल मीडिया से दूर रहिए। जी, ये बात चलते चलते क्यों कही आप? क्योंकि जी मैंने उदाहरण देखे हैं कि जिन बच्चों के 10वीं में तो 90 क्रॉस हुए हैं, मैंने उदाहरण देखे हैं वो सोशल मीडिया की वजह से उनके गिर गई हैं परसेंट, क्योंकि लोग फेसबुक व्हाट्सएप इनमें उलझ जाते हैं बाहर जाके। इसलिए इनसे दूर रहना ही चाहिए। जो बच्चे लक्ष्य पर ध्यान है वो फेसबुक व्हाट्सएप इनसे दूर ही रहते हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। एक ऐसे समय में मनु चौधरी ये बात कह रही है जब पूरे देश का एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन की ओर बढ़ रहा है, और अगर सिस्टम ऑनलाइन की ओर बढ़ रहा है तो उसमें तो एक महामारी ने आकर के पंगा अड़ा दिया है। सोशल मीडिया ने युवाओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है और ध्यान थोड़ा ज़्यादा खींच लिया है। छोटी छोटी सी बातों पर अनावश्यक बहस करते रहते हैं और सेल्फी, और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो समय का। राखी, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि हम शुरू से सोशल मीडिया से दूर रहे हैं। हमने अगर मोबाइल का यूज़ किया तो सिर्फ पढ़ने के लिए किया है। उसका उपयोग हमेशा कोई सर्च करते थे सिर्फ स्टडी से रिलेटेड होता था वो। हमने कभी ये नहीं कहा कि आप व्हाट्सएप चलाइए या कोई ऐसे फेसबुक यूज़ कीजिए। हमारे घर में अगर फ़ोन भी हैं तो सिर्फ पढ़ाई के लिए होते हैं उनका उपयोग। मेरे मम्मी पापा जी हमेशा ये मोटिवेट करते हैं, बेटा पढ़ा करो, सोशल मीडिया से दूर रहा करो। अगर इनसे रिलेटेड रहेंगे तो हमारा विनाश हो जाएगा। जितना हम आगे बढ़ें उससे पीछे खिसक जाएंगे। अगर इस मीडिया का हम सही यूज़ करें, जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड जीके क्वेश्चंस आते हैं, उसमें वीडियो डाली होती हैं, रीजनिंग्स डाली होती है, और उनको हम पढ़ेंगे तो हमारी जो जीके नॉलेज है, रीजनिंग नॉलेज, वो बढ़ती जाएगी और हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे। सोशल मीडिया का मिसयूज़ भी है तो यूज़ भी है, उसको यूज़ भी कर सकते हैं हम। ये दोनों ही चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ी वहाँ होती है जहाँ बच्चे अनकंट्रोल हो जाते हैं और वो निजी तौर पर उसका उपयोग बहुत अधिक करने लग जाते हैं। आप 24 में से 1 घंटे अगर फ़ोन का ऐसा उपयोग कर लेते हैं तो एक मनोरंजन की दृष्टि से मान लीजिए, विचारों के आदान प्रदान की दृष्टि से मान लीजिए, लेकिन चूंकि इसकी लत लग जाती है और वो लत ऐसी लग जाती है, आप किसी से चैट करने लग गए, अब आपको पता ही नहीं चला, बातों ही बातों में 3 घंटे का समय निकल गया। उस जगह जाकर के सोशल मीडिया नुकसानदायक है। और कई बातें ऐसी भी हैं कि इन पर अनएक्सेप्टेड जानकारियाँ भी लोगों तक पहुँचती रहती हैं, और जब हाथ में होता है तो वो उन्हें देखते भी हैं, जानते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और उसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। साथियों, ये हैं 2 सगी बहनें, और जिस विद्यालय में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है वो है जैचोली गांव में ही स्थित शिशु आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसमें पढ़ कर के इन्होंने सपने देखे हैं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए पूरी लगन और मेहनत के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ ये आगे बढ़ रही हैं। ईश्वर इनकी मनोकामना पूरी करे। माता पिता का कितना योगदान है? माता पिता का तो हमेशा से योगदान रहा है। मेरी माँ जिन्होंने मेरा हमेशा ध्यान रखा, मेरे पिताजी उन्होंने कहा बेटा तू जो चाहे कर सकती है। जब मैं 12वीं क्लास में आई थी, मेरी माँ ही मेरे लिए खाना लाती, वही बनाती, मैं कुछ नहीं करती थी, मैं बैठी रहती थी। मम्मी मेरे सब कुछ करती थी, पापा जी मेरे लिए किताब लाते, पासबुक लाते, पापा जी ने सब व्यवस्था की, और उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया मेरे माता पिता ने कि तू जो चाहे कर सकती है। मेरे ताऊ जी जिन्होंने मेरे हिंदी में 99 मार्क्स आए, मेरे ताऊ जी की वजह से आए। मेरे चाचा जी ने मेरे ज्योग्राफी में काफ़ी योगदान दिया है। मेरे पूरे परिवार का, मेरे भाई, मेरी बहन, सब ने मेरा योगदान दिया। कोई भी सफलता सामूहिक होती है, अकेले की नहीं होती है, और उस सफलता में सबका अपना अपना योगदान होता है। माता पिता का अपना योगदान होता है, गुरुजनों का अपना होता है, विद्यालय का अपना होता है, परिवार के दूसरे लोगों का अपना योगदान होता है। इंसान को लगता भले ही ये है कि ये सफलता उसने अकेले ने अर्जित की है, जबकि ऐसा होता नहीं है। सफलता एक सामूहिक प्रयास है। राखी, चलते चलते आखिर में और क्या कहना चाहूँ? मैं ये कहती हूँ कि जो लोग इस बार असफल हो गए हैं तो उनके लिए मैं कुछ लाइन कहना चाहती हूँ
कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। इस दुनिया को जीतने का हौसला रखना है मेरे दोस्त, क्योंकि एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। सिकंदर नहीं बनता है। दुनिया को जीतने का हौसला रखिए। एक हार से आप फकीर नहीं हो सकते और एक जीत से आप सिकंदर नहीं हो सकते। सफलता आती है, चलती है, चली जाती है। साथियों, ये हैं दो बेटियां, इन्होंने अपना कीमती समय हमें निकाला, बातचीत की। आपको इनसे की गई बातचीत अगर प्रेरणादायी लगी है तो आप इस वीडियो को शेयर करके इनके मनोबल बढ़ाएं, इनकी बातों से प्रेरणा लें। एक बार फिर से राखी और मनु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।